गुड आफ्टरनून बच्चों अपन ने अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करा था और अर्थ मैग्नेटिज्म में इम्पोर्टेंट टर्म अपने को मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे पीछे लिखी हुई है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशन को एक बार नोट करो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन है आपके पास में, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन की और एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को मैंने रिप्रेजेंट करा है डी से, कैपिटल डी से। तो एंगल ऑफ जो डिक्लिनेशन है उसको बच्चों मैं कैपिटल डी से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको इनको नोट कर लें सब इनको, ठीक। आप देखो इनको समझो ये क्या क्या होता है ये, ठीक है। तो नोट कर लिया। अब इनको समझते हैं कि वैसा भी ये क्या चीज़ होती है। तो अब इनको देखो 1 बाय 1 समझते हैं। अर्थ में अपन ने डायग्राम बनाया था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूं तो देखो बच्चों, वो डायग्राम कुछ ऐसा था। याद करो थोड़ा सा। ये मैंने कहा था बच्चों, ये क्या है, अपनी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। और बच्चों ये अर्थ की ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों। ये क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्स ऐसे घूम रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको उसको अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझना है तो आप ये एज्यूम करिए कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। एज्यूम करना पड़ेगा, रियल में होता नहीं है। तो जस्ट लाइक मैं एक इमेजिनेशन डायग्राम बना रहा हूँ कि वैसा आपकी जो अर्थ है और इस अर्थ के अंदर ऐसी एक मैग्नेट है, ठीक है। ये बच्चों इसका साउथ पोल है और बच्चों ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल है ये। और ये वाला जो एंगल होता है आपके पास में, ये वाला एंगल ये है 11.3 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से निकलेगी और बच्चों वो किधर जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने कहा था कैसे ड्रॉ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे, अपन एक बाहर नीडल लेते हैं, उस बाहर नीडल को अपन यहाँ रखते हैं। जैसे मान लो ये बाहर नीडल है ये, और सॉरी ये ले लो, मान लो ये मेरे पास में बाहर नीडल है ये। और मैंने कहा था ये जो येलो कलर है बच्चों, ये येलो कलर जो है ये नॉर्थ पोल को दिखा रहा है। किसके, नॉर्थ पोल को। इसके लिए बच्चों ने अपन एक नीडल ली थी और मैंने कहा था ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और नॉर्थ पोल हमेशा किधर होगा, टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उस नीडल की हेल्प से अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। अपन नीडल को अपन जब यहाँ रखेंगे तो नीडल कुछ ऐसी रहेगी बिल्कुल, ठीक है। जब अपन इस नीडल को यहाँ रखेंगे तो आपकी जो नीडल है वो इधर रहेगी, नॉर्थ पोल उसका बिल्कुल इधर रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और निकल के बच्चों वो किधर जाएगी, वो साउथ पोल में जाएगी। यहाँ से फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ निकलेगी, निकल के बच्चों किधर जाएगी, यूँ साउथ पोल में जाएगी। यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी इधर और किधर जाएगी, साउथ पोल में जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को दागना कभी कट नहीं करती है। यहाँ से यूँ निकलेगी और ये किधर जाएगी, ये साउथ पोल में, ये, और इधर ये ऐसे आ रही है। और यहाँ पर जो आपके पास में मैग्नेट है बिल्कुल यूँ रहेगी, तो वो एरो नीचे है तो ये एन एस, और ये हो जाएगा बच्चों इसका एस, ये हो जाएगा एन, ठीक है। यहाँ जो पोल आया था उसको बच्चों मैंने क्या नाम दिया था, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। यहाँ जो पोल आया था उसको मैंने दिया था साउथ मैग्नेटिक पोल। भाई डेफिनेशन मैंने ये कहा था, मैंने कहा आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जब इसको लेके आप अर्थ पर घूमोगे, अर्थ के पेरिफेरस पर जब घूमोगे तो 2 प्लेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपकी नीडल बिल्कुल वर्टिकल रहेगी, ठीक है। आपके पास में जो नीडल है वो बिल्कुल वर्टिकल रहेगी, ठीक है ना। ये वर्टिकल है बच्चों, ध्यान रखना ये वर्टिकल है, इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो आपके पास में है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में बिल्कुल वर्टिकल रहेगी ऐसे। तो मैंने कहा था ये नॉर्थ पोल हो, सॉरी ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया और बच्चों ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया। तो इसके डेफिनेशन मैंने लिखाया था, मैंने कहा था भाई साहब आप जब एक मैग्नेटिक नीडल को लेकर अर्थ का चक्कर लगाओगे तो आपको दुनिया में 2 ऐसे देश मिलेंगे या 2 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है बिल्कुल वर्टिकल रहेगी। जहां पर नॉर्थ पोल वर्टिकल है उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे, और जहां पर साउथ पोल है उसको साउथ
मैग्नेटिक पोल बोलेंगे, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी कि जोग्राफी, और ये जो होता है नॉर्थ पोल, और ये भी नॉर्थ पोल, लेकिन ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये बच्चों मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया ना, तो ये हो जाएगा जोग्राफिकल साउथ पोल। तो ध्यान रखना, ये जोग्राफिकल साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप यहाँ होगे बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो ये मैग्नेट है बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे मैग्नेट ऐसे होती है यूँ, ये एन और एस, ये आपके पास में इक्वेटर होता है। भाई नॉर्थ पोल के परपेंडिकुलर क्या आता है, मैग्नेटिक इक्वेटर आता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर बच्चों क्या आता है अपने पास में, जोग्राफिकल इक्वेटर आता है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर और जोग्राफिकल इक्वेटर का मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जीएम क्या होता है, जोग्राफिकल, ठीक है, जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनकी डेफिनेशन बच्चों अपन समझने जा रहे हैं कि भाई साहब ये किस चिड़िया का नाम है। तो इसको समझो, देखो ये मान लो आपके पास में आपकी अर्थ है, ठीक है, और आपने ये देखा ये नीडल ऐसी है, इस नीडल को जैसे जैसे यूँ लेके जाओगे, ठीक है, तो डायग्राम एक मिनट रुको, मेरे को फिर डायग्राम, तो मैंने कहा देख लो ये आपकी नीडल है और येलो वाला साउथ को दिख रहा है, तो ये नीडल है, और जैसे जैसे नीडल को लेकर आप घूमोगे तो नीडल ऑटोमेटिक घूमती रहेगी, आपको घुमाना नहीं पड़ेगा। अभी देखो नॉर्थ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल ऊपर है, आप धीरे धीरे देखो नीडल किधर आ रही है, नीचे आ रही है, यानी कि नॉर्थ पोल किधर आ रहा है, वापस यूँ नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मान लो कि इस पर मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, कहीं पर भी ले लो, मान लो पॉइंट पीट लिया मैंने, अपन कंसिडर करते हैं एट कोई पॉइंट लिया मैंने, कोई भी पॉइंट पी ले लो, पॉइंट पी अपन कंसिडर कर रहे हैं अपन। तो आप क्या करो, इस अर्थ को एक ऐसे पार्ट में कट करो, एक ऐसा प्लेन लो, ठीक है, एक ऐसा प्लेन लो, जैसे मान लो, जैसे देखो बच्चों वह ये डंडा मिल गया, तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो है ये आपके पास में कोई प्लेन है, मैं कहता हूँ डंडा नहीं है बच्चों, ये एक प्लेन है, और ये प्लेन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, और ये इस अर्थ को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो डंडा दिख रहा है ना आपको, जो डंडा दिख रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, जो जोग्राफिकल पोल से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, प्लस इस पॉइंट पी से भी पास होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर ये प्लेन तो यहाँ है, पॉइंट पी यहाँ है, ये कैसे पास होगा? एक्चुअली जो आपके पास में आपकी जो अर्थ होती है वो 3D है। अर्थ कैसी होती है? गोला होती है, स्फेयर होती है, तो बच्चों वो 3D है। तो इसका मतलब पी पॉइंट यहाँ नहीं है, पी पॉइंट बच्चों इसके पीछे है, यानी कि ये है, मान लो पी पॉइंट, यानी ये यूं गया, और जब आप इसको पीछे से देखोगे तो पी पॉइंट आपको ये पीछे से मिल रहा है। तो आप एक ऐसा प्लेन लो, आप एक ऐसा प्लेन लो जो इसमें से पास होए। जैसे ये डंडा लिया, ये प्लेन लिया, मान लो बहुत बड़ा प्लेन है, इसमें से मैंने क्या कर दिया, ये पास कर दिया। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, जो आपको डंडा दिख रहा है, ये जो प्लेन दिख रहा है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से पास हो रहा है, प्लस पी पॉइंट में से भी पास हो रहा है, उस प्लेन को मैं क्या नाम दूंगा? ज्योग्राफिकल मीन। ये ज्योग्राफिकल मीन हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो पी पॉइंट है, ये दानगना थोड़ा पीछे की तरफ है। यहाँ पर जो आपकी निडल है, देखो निडल ऐसी रहेगी, नॉर्थ पोल ऊपर, यहाँ पर नॉर्थ पोल ऊपर, यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा इसका। ये एरो इधर आ रहा है ना, तो ये नॉर्थ साउथ थोड़ी सी झुकी हुई रहेगी। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डीप मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो एंगल ऑफ डीप कितना है? 90। यहाँ पर कितना है? 0। ये मैं बता चुका हूँ 0 क्यों है, यहाँ पर 90 क्यों है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दोबारा से देख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, मान लो ये मेरे पास में कोई मेरी नोटबुक है, और मैंने कहा ये मैंने एक ऐसे प्लेन लिया यूँ, ये प्लेन किसमें से पास हो रहा है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। अब इस प्लेन को जब आप यूं देखोगे ना, तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जीएम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? जीएम। ये हो गया आपका जीएम। डायग्राम बना देता हूं मैं, देखो डायग्राम बना देता हूं, इसको रख कर देता हूं। इस डायग्राम को काम में लेना है अपन को। तो आपने क्या करा, एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक है, आपने एक ऐसा प्लेन लिया, ठीक ना, एक प्लेन लिया जो इसमें से पास हो रहा है। तो ये आपके पास में बच्चों यूं प्लेन आ गया ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब ये प्लेन इसमें से पास करेगा तो ये हो जाएगा NG, और बच्चों ये क्या हो जाएगा? SG। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, कौन से? नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वो इस प्लेन के ऊपर आएंगे। तो ये प्लेन है, जो कॉपी मैंने आपको दिखाई थी, जो कॉपी इसके अंदर से जा रही थी, जो रजिस्टर्ड इसके अंदर जा रहा था, ये आपके पास में बच्चों क्या हो गया? GM। और यहाँ पर बच्चों ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट,
ये पी पॉइंट दानगना 3D डायग्राम है, ये पी पॉइंट इसके पीछे है। जब आप इसको यूं कट करोगे तो जब आप इसको यूं कट करोगे तो पी पॉइंट इस डंडे के, पी पॉइंट जो है बच्चों इस डंडे के पीछे आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जीएम की डेफिनेशन। अब आप क्या करो, एक ऐसा प्लेन लो जो क्या करे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल में से पास हो। यानी कि इस बार आपको एक ऐसा प्लेन लेना है, मान लो ये प्लेन है, तो इस बार ये प्लेन ऐसे जाएगा यूं। तो ये देखो अर्थ को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये प्लेन इसके अंदर घुसा हुआ है। और ये वाला जो प्लेन है, नॉर्थ पोल जो है इस प्लेन में आएगा और साउथ जो पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल, वो भी इस प्लेन के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि डायग्राम अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये डायग्राम देखो, ये ऐसा है, ये प्लेन आपके पास में, ये प्लेन है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे आएगा। और जब इस प्लेन को आप यूं देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा। समझ में आ गया? तो दानगना ये वाला प्लेन हो गया दूसरा। ये तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में एम एम, और यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ पोल कौन सा, मैग्नेटिक। यहाँ पर कौन सा आएगा, साउथ पोल कौन सा, मैग्नेटिक। ठीक है, ये एम एम है आपके पास में दानगना। ये हो गया साउथ पोल। और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। समझ गए बच्चों, ये एंगल क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लो, मैंने क्या करा, मैंने एक प्लेन लिया जिसमें से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन में से, तो ये क्या हो गया, जीएम हो गया, ज्योग्राफिकल मीन हो गया। ठीक है, और फिर मैंने बच्चों ये दूसरा प्लेन लिया जो किसमें से पास होना चाहिए, इस मैग्नेटिक में, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसमें से पास होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखना, कोई भी जो मैग्नेट होती है, किसी भी मान लो, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, और किसी भी मैग्नेट को जब बच्चों आप फ्रीली अपने छत से रोटेट करोगे, तो मैंने आपको कहा था एनी बार मैग्नेट when freely suspended it comes to rest north south pole of earth। यानी कि ये मैग्नेट है, इसको मैंने अर्थ से लटका दिया और इसको मान लो फिर मैं यूं फोर्स लगा के छोड़ देता हूं, तो कुछ देर तक यूं हिलेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ठीक है, तो ये मान लो मैग्नेटिक है, तो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक में जो प्लेन यूं पास होगा, ऐसा प्लेन जो इस मैग्नेटिक में पास होगा, देखो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट में यूं पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा, मेरिडियन। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए बार मैग्नेट इज ऑलवेज कम टू रेस्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको भी मैं लिख देता हूं, ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज स्टे इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन दिख रहा है, मैग्नेट हमेशा, जो मैग्नेट जो है वो हमेशा किस में स्टे करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में करेगी। किस में करेगी बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन में करेगी। तो इस डायग्राम को नोट कर लें, साथ उसको भी नोट कर लें बच्चों, समझ में आ गया होगा। यानी कि ये हो गया जीएम, ये हो गया एमएम, इनके बीच में जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है ना, ये 11.3 नहीं है, ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग अलग होता है। ठीक है, और ये आपके पास में बार मैग्नेट हो गई जो हमेशा एमएम में ठहरेगी, हमेशा एमएम में ठहरेगी। लिख लिया बच्चों। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं। ये देखो, अब मॉडिफाई क्या करता हूं कि ये जो बार मैग्नेट है या फिर जो नीडल है, इसको बच्चों मैं यहां ड्रॉ करता हूं, यहां। तो ये तो हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा इसका साउथ पोल। और ये जो आपको दिख रहा है इसमें, ये बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और ये जो वो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये इसका बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये बच्चों इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एंगल बच्चों मैंने क्या नाम दिया था इसको, आई। इसको क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप की डेफिनेशन मैंने क्या लिखाई थी, मैंने कहा था एंगल ऑफ डीप वो एंगल होता है जहां पर आपकी जो मैग्नेट है वो कितना हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लाइंड होती है। और ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बी ई कॉस आई। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए साइन आई।
तो इसको भी नोट कर लें। ये मैग्नेटिक नीडल है, तो मैग्नेटिक नीडल में ठीक है हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक नीडल हमेशा किस में लाई करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में। किस में करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में। नोट करें बच्चों इसको। लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट। नोट डाल के लिखो। अब देखो बच्चों, अगर आप अर्थ का किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो 3 पैरामीटर आपको मालूम होना चाहिए। अगर 3 पैरामीटर आपको मालूम है तो आप दुनिया में ये जो अर्थ है, इस अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो इसमें लिखो 3 पैरामीटर इज important 3 parameter is important to determine magnitude and direction of magnetic field at a point of अर्थ। कौन कौन से वो ऐसे 3 पैरामीटर होते हैं जिनकी नॉलेज बच्चों आपको होनी चाहिए कि 3 पैरामीटर इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट होता है बच्चों आई, दूसरा होता है डी और तीसरा होता है बच्चों बी एच। ये क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ डी। इसको क्या बोलता हूँ मैं, एंगल ऑफ डी। ये बच्चों क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये होता है ओरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट होता है, ओरिजेंटल। तो ये होता है बच्चों अपने पास में ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजेंटल कंपोनेंट। तो 3 पैरामीटर अगर आपको मालूम है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपको आई मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए और आपको बी एच मालूम होना चाहिए। इसको नोट करें बच्चों, ठीक है, कर लिया बच्चों इसको नोट। नेक्स्ट देखो अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब कोई भी जो मैटर होता है उसमें मैग्नेटिज्म होता क्यों है, किस लिए वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अपने देखा है कि आप जब एक मैग्नेट लेते हो तो वो मैग्नेट जो होती है वो आयरन पार्टिकल को क्या करती है, कैप्चर करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और मैग्नेट जो होती है वो सिर्फ आयरन को ही करती है, ऐसा नहीं होती है कि वो एल्यूमिनियम को भी अट्रैक्ट करे, कॉपर को भी क्या करे, अट्रैक्ट करे। ऐसा क्या एक रीज़न है कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, यानी कि आयरन ही क्यों मैग्नेटिज्म दिखाता है, ठीक है ना, अदर मटेरियल क्यों नहीं दिखाते हैं। तो अपन को जो डिस्कशन जो करना है वो डिस्कशन करना है बच्चों मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्या रीजन होता है कि लोहा जो होता है वो चुंबक से चिपकता है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन ए मैटर। तो देखो कोई भी मैटर हो बच्चों दुनिया में, दुनिया के अंदर कोई भी मैटर हो वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से। आप कोई भी मैटर ले लें, ठीक है, वो भाई एटम से मिलकर बना होगा। जैसे मान लो मैं आयरन की रोड लेता हूँ तो आयरन की रोड बच्चों किससे बनेगी, वो आयरन के एटम से बनेगी वो, ठीक है ना। तो लिखो इसमें मैटर की स्क्रीन से करना बच्चों MA। ये होता है बच्चों देखो मेड बाय एटम, और एटम जो होता है बच्चों वो होता है, एटम जो होता है वो होता है मेड बाय
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें होता है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन करता है ये, ठीक है। तो ये आपके पास में कोई एटम है, मैं सिंगल एटम ले रहा हूँ, ये एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, करंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, करंट बच्चों आपको ऐसे मिलेगी, ये ऐसे करंट मिलेगी आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ऐसे और करंट मिलेगी बच्चों ऐसे, हाँ या ना, ठीक है। तो इसमें लिखो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखो आप कि भाई साहब आपके पास में एक एटम है, ठीक है, उस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट कितना मिलेगी अपन को, क्लॉकवाइज। यानी कि अब ये एटम नहीं है, ये क्या बन गया, करंट कैरिंग लूप बन गया। क्या बन गया, करंट कैरिंग लूप। और मैंने आपको कहा था कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो बिहेवियर करता है एज ए मैग्नेट। किसकी तरह बिहेवियर करेगा, एज ए मैग्नेट की तरह। तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट एंड current carrying loop behaves as a मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल के तो या मैग्नेटिक के तो एक ही बात है। यानी कि इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं कि भाई ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और इसमें मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूँ करंट ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज में, तो देखो क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो एम देखो इसका किधर होगा, यूँ एम याद है, ठीक है। इसका जो एम होगा वो इधर होगा, ठीक है। एम क्या होगा बच्चों, आई ए, क्या नाम दिया था बच्चों एम को मैंने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कर दो। तो इधर एम है तो इधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, इधर कौन सा बनेगा, साउथ। साउथ का मतलब देख लो, जब ऊपर से देखोगे तो करंट कैसी दिखेगी आपको, क्लॉकवाइज। एम की डायरेक्शन निकालनी आती है ना राइट हैंड से, करंट की डायरेक्शन को, जो कर्ल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन पे को, तो करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, दिख रहा है उसमें क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। तो थंब देखो नीचे आ रहा है और जिधर थंब आएगा वो मैग्नेटिक की डायरेक्शन को रीजन बनेगा, जिधर थंब होगा उधर नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये साउथ टू नॉर्थ, एम की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो है तो ये एटम, ठीक है ना, ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से बच्चों करंट फ्लो हो रही है। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आपका जो एटम है, इस चैप्टर में आपका जो एटम है वो क्या करेगा, हैव मैग्नेटिक मोमेंट। अब अपन को एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, अपन को क्या पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मैं एटम के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं एटम जो है, ठीक है, इस एटम, ये एटम को मैं बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा एरो से। एरो का मतलब क्या हो गया, एरो का मतलब क्या हो गया, एम। तो एरो जो है एटम, देखो हर एक मैटर में बच्चों एटम होता है, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करेंगे तो करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो ये बन गया मैग्नेटिक, सॉरी ये बन गई करंट कैरिंग लूप। और कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होती है वो खुद एक अपने आप में मैग्नेट होती है। अगर वो खुद मैग्नेट है तो उसके पास में 100% मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यानी कि हर एक एटम के पास में क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अब मैं जो बात करूंगा इस चैप्टर में, अपन एटम को, एटम न दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एरो का निशान दिखाऊंगा मैं। एरो का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें। अब इससे ये तो प्रूव हो गया कि भाई साहब वो एटम जो है वो करंट कैरिंग लूप है, यानी कि एक तरह का वो मैग्नेट डाइपोल है।
मैग्नेट डाइपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैग्नेट में हमेशा दाना का दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, सिंगल पोल कभी पॉसिबल नहीं है। सिंगल पोल कभी भी बच्चों इसमें पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू। अब ये तो अपन ने देख लिया कि एक एटम जो होता है, एक एटम के पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एम होता है, लेकिन इसका रीजन क्या क्या होता है? एक रीजन तो होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी देखा था। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं मैग्नेटिक दूसरा हो जाएगा आपके पास में मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला रीजन तो ये कह रहा है कि वैसा आपके पास में एक एटम होगा, उस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करेगा, उसकी तरह जो आपका एटम जो है एक करंट कैरिंग लूप की तरह काम करेगा, वो एक मैग्नेट बन जाएगा। बहुत मेन फैक्टर तो यही है। दूसरा ये भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बच्चों अपनी एक्सिस पर क्या करता है? रोटेशन भी करता है, स्पिन भी करता है। अपनी एक्सिस पर वो क्या करता है? रोटेशन भी करता है। तो एक ये भी रीजन है एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से। और दूसरा थर्ड जो रीजन है वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसकी वजह से भी होता है। क्यों है? क्योंकि एटम जब मूव करेगा तो न्यूक्लियस भी मूव करेगा, और जब न्यूक्लियस मूव करेगा, अगर मान लो करंट फ्लो हो रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जो पहले जो दो फैक्टर हैं, ये जो थर्ड और ये जो फैक्टर है, ये दूसरा और तीसरा, ये दानकना आपको देंगे स्मॉल मैग्नेटिक। और ये वाला जो फैक्टर आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला फैक्टर बच्चों, ये होता है आपका मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है ये। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भाई मेन बड़ा फैक्टर क्या होता है, कि एक एटम जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल रखता है, उसके पास में एम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मेन रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन रखते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। तो मेन रीजन आपका ये है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन रीजन ये हो गया ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करें बच्चों, इसको कर लिया बच्चों, इसको नोट। नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें तो मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था कि भाई एक न्यूक्लियस लिया, एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर निकाल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन भाई अपन को पता है कि एटम के अंदर कोई एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो सारे इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि देन द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सबकी वजह से होता है। ठीक है, लिखो, बट इन एटम ऑफ
but in atom of some substance magnetic moment of electron gets cancels pair। तो देखो मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा भाई साहब बहुत बढ़िया बात होती है कि कोई एटम है, एटम के चारों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उसकी वजह से एटम के पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम में कितने एटम होते हैं? 2, 1:2 होता है इसमें। तो हीलियम के अंदर आप देखो कैसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है और एक ऐसे कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। हीलियम आपने देखा है बच्चों, हीलियम के अंदर कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। तो उसके पास में क्या होता है? पेयर होता है। इसके पास में तो क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का अपोजिट है इनका रिवोल्यूशन, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। एक दूसरे के एम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे जो मटेरियल जो होते हैं, जो एक जिनके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं बच्चों, उसको अपन क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिक। इसको क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं इसको, ठीक है। लिखो बच्चों इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ऐसे एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में पेयर के फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। सबके अंदर पेयर में नहीं होता, कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नोट है वो लिखो, इन एटम ऑफ सम सब्सटेंस, यहां लिख देता हूं तो, इन एटम ऑफ सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट गेट कैंसल। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो इनके अंदर बच्चों क्या होगा कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा? नॉट 0 होगा। एम का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट। अपन इसके न्यूमेरिकल सब कुछ कर रखे हैं, कैपिटल एम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉट 0 है, तो ऐसे मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे इनको बच्चों पेरा मैग्नेटिक बोलेंगे, या फिर बच्चों उसको क्या बोलेंगे? फेरो मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? फेरो मैग्नेटिक। तो डिटेल से पढ़ेंगे अपन डाई मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक क्या होता है। अगर डाई मैग्नेटिक में देखो डाई का मतलब 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पेयर के फॉर्म में होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को बच्चों क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आएगा? 0। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जहां पर नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को बच्चों 0 नहीं कर पाएंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। जब वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं, ऐसे जो मैटर होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनको या तो अपन पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे बच्चों? फेरो मैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरो मैग्नेटिक बोलेंगे। इसको नोट करें बच्चों। तो देखें, ये मान लो आपके पास में एक मैटर गिवन है, ये कोई मैटर गिवन है और मैंने इसको यहाँ से यूं कट कर लिया और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एज ए स्पेसिमेन। एक सैंपल ले रहा हूँ मैं बच्चों। क्या ले रहा हूँ? एक ये सैंपल ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ? सैंपल ले रहा हूँ। तो मैंने ये इतना सा सैंपल लिया, ठीक है, एक सैंपल लिया ये, और इस सैंपल के अंदर बच्चों आपको क्या मिलेंगे? एटम मिलेंगे। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 22 एटम्स,
इतने एटम्स बच्चों आपको सब मिल जाएंगे। तो ये जो मैं बना रहा हूँ गोल गोल सर्किल दिख रहे हैं, ये होल नहीं है बच्चों, ये क्या है? एटम है। ये क्या है? ये एटम है। ये क्या है? एटम। करोड़ों की संख्या में एटम है, ठीक है। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? एटम्स है। ये सारे बहुत सारे एटम्स हैं। और कोई भी जो एटम्स है, ठीक है, ये मान लो एटम्स है, और एटम के पास बच्चों क्या होगा? एम होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि एटम, तो ये एटम है, तो एटम्स में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिटों कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं, तो करंट कैसे फ्लो होगी? क्लॉकवाइज फ्लो होगी। और करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो ये क्या बन गया? करंट कैरिंग लूप बन गया। और करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेट होती है। क्या होती है? मैग्नेट। यानी कि आप यूँ मान लो कि ये जो मैटर मैंने लिया है, इसमें ये छोटी छोटी मैग्नेट है। ये छोटी छोटी क्या है? मैग्नेट है। छोटी छोटी मैग्नेट है, और हर एक मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब वो अलग बात है कि भाई ये वाला आइटम है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो इधर है, इसका बच्चों मान लो इधर है, इसका इधर है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, सबका क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ इनका, ठीक है, जो मैंने स्पेसिमेन लिया है, तो ये वाला जो एटम है इसका एम इधर है, इस किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का यूँ है, किसी का ऊपर है, ठीक है, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूँ, और फिर ऐसे, फिर यूँ। तो ये आप देखोगे कि ये एटम है। ध्यान रखना, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये है तो एटम, लेकिन अपन को बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रही है। अपन को बोर मॉडल, फलाना मॉडल, ठीक है, एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होते हैं, अपन को एटम की स्टडी नहीं करनी है। अपना चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म। अपन को ये देखना है कि हर एक एटम जो होता है, हर एक एटम के पास में उसका खुद का एम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हर ये सब मैंने एम बनाए हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट? अरे इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना मैग्नेटिक मोमेंट का लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए इसका फॉर्मूला मैंने ये दिखाया था। और मैंने कहा था कोई भी करंट कैरिंग लूप होती है इसके लिए फॉर्मूला ये होता है करंट, ये एरिया वेक्टर। इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे, आपको याद होगा। तो आप ये देखो, अब इस केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। अब क्यों 0 आएगा? तो देखो बच्चों, ये इस एम ने इसको कैंसिल कर दिया। मैं कहता हूँ देखो ये 2 है तो ये माइनस का 2 है, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल हो गया। मैं कहता हूँ बच्चों, ठीक है, ये मैं कहता हूँ 3 है, तो बच्चों ये कितना होगा? माइनस का 3 होगा। इसके डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 इसलिए आएगा, इररेगुलर अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इररेगुलर अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट में नहीं है। ये देखो 2 ऊपर है अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर देखो ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो बच्चों आपको मिलेगा इस केस में कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके डायग्राम को बच्चों ड्रॉ करें, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना कर दिया? 0 कर दिया। अब देखो कहानी कुछ और होगी। अब मैं क्या करता हूं, इस पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अभी तो देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या करा, इस पर अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा था, और मैंने इस पर एक बी एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया। और जैसे ही मैं एक बी एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वजह से ये सारे के सारे तो नहीं लग 90% सारे प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है। यानी कि जैसे ही मैं बी अप्लाई करूंगा, लगभग कुछ ऐसे वैसे रहेंगे। लेकिन आप ये देखो, जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो बहुत सारे एम जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गए। जैसे ही बच्चों ये प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गई,
अब इसके अंदर m नॉट जो है वो 0 नहीं है। हालांकि कुछ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, देखो जैसे ये है तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये है इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन इक्के दुक्के एटम जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट 0 नहीं मिलेगा। तो जब इसमें लिखो बाय अप्लाई ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाय अप्लाई ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ए टॉर्क एक्ट ऑन इट। By apply of external magnetic field, a torque act on it. So magnetic dipole align proper way। एक प्रॉपर वे में बच्चों को क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये, अगर आप चाहते हो कि अलाइनमेंट इंक्रीज करा जाए इनका, अलाइनमेंट इंक्रीज होने का मतलब ये इक्के दुक्के जो रह गए हैं ना, देखो मैं कहता हूँ इसमें मान लो 1000 एटम थे, कितने एटम थे 1000, तो 1000 में से 950 तो अरेंज हो जाएंगे, 50 मान लो नालायक हैं वो रह गए, वो अरेंज नहीं हुए, जैसे ये अरेंज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इनको भी आप अरेंज कर सकते हो। इनको देखो दो तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, ठीक है, अलाइनमेंट को दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक तो ये है कि आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा टॉर्क उतना लगेगा, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर जो है उसको क्या कर दो, कम कर दो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा कि एटम जो है वो हीट एब्जॉर्व करेंगे, जब हीट एब्जॉर्व करेंगे तो एटम क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। अब जो वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है ना, तो कुछ एटम इधर वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ यूं कर रहा है, कुछ यूं कर रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जब वो वाइब्रेशन करेंगे तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए टेम्परेचर को डाउन रखें, टेम्परेचर को कम रखें आप, ठीक है। तो इसको नोट करें बच्चों।